दरवाजे पर ऋषभ खड़ा था और अनुष्का की तरफ ऐसी नजर से देख रहा था कि अनुष्का का खून जम गया। उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उधर ऋषभ ने अंदर आकर अपने दादाजी और दादी माँ के पैर छुए और उनके गले लगकर बोला, कैसी हैं आप दादी माँ और दादू? आपकी तबीयत तो ठीक है ना अब? दोनों ने मुस्कुराकर प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा। दादी माँ ने प्यार से उसे डांट लगाते हुए कहा, कहाँ था तू? कब से तेरा इंतजार कर रहे हैं हम, और तू है कि दिखता ही नहीं। क्या तेरे पास इतना भी समय नहीं कि अपने दादा दादी से मिल ले, जो कब से तेरी राह देख रहे हैं और तुझसे मिलने आए हैं? तू तो कभी गांव आता ही नहीं। ऋषभ फिर से मुस्कुराकर बोला, अरे मेरी प्यारी दादी माँ, मैं तो आपके लिए ही सरप्राइज रेडी करने गया था। आप कह रही थी ना कि मेरी शादी देखने का आपका मन बहुत था। दादू की तबीयत की वजह से आप नहीं आ पाए, इसीलिए आपको अपनी शादी दिखाना चाहता था। इसलिए उसका सारा इंतजाम करके आया हूँ। चलिए आप सब लोग पहले खाना खा लीजिए, वरना शादी की वीडियो देखने बैठ गए तो आप सबसे खाना भी नहीं खाया जाएगा। उसके बाद पर सभी मुस्कुरा दिए और डाइनिंग टेबल पर आकर खाना खाने लगे। वहीं ऋषभ अपना फोन निकालकर उसमें कुछ करने लगा। थोड़ी ही देर में सभी लोग हॉल में बैठे हुए थे। सभी लोगों के सामने बड़ी सी स्क्रीन लगा दी गई जिसमें सभी शादी का वीडियो देख सके। वहीं ऋषभ का असिस्टेंट पीयूष सारे सेटअप को मैनेज कर रहा था। जैसे ही ऋषभ ने पीयूष को इशारा किया तो पीयूष ने शादी का वीडियो ऑन कर दिया। सभी इस वीडियो को देखकर एंजॉय करने लगे। वीडियो में जैसे ही लंबा घूंघट डाले मानवी आई तो ऋषभ के दादाजी अखिल जी ने कहा, देखो इसको कहते हैं संस्कार। इस मॉडर्न जमाने में भी अपनी संस्कृति को नहीं भूली हमारी बहू। फिर शिवम जी का कंधा थपथपाते हुए बोले, मुझे नाज है बेटा तुम्हारी पसंद पर, जिसने हमारे घर के लिए इतनी संस्कारी बहू चुनी है। फिर अनुष्का की तरफ देखते हुए बोले, खुश रहो बेटा हमेशा, और अपने इन रीति रिवाजों को कभी मत भूलना, क्योंकि हमारी संस्कृति से ही हमारी पहचान जो है। उनकी बात पर अनुष्का मुस्कुरा दी। तभी ऋषभ ने पीयूष को कुछ इशारा किया तो पीयूष लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चलाने लगा, जिससे स्क्रीन पर दूसरी वीडियो चलने लगी। ये वीडियो तब की थी जब नवीन जी को अनुष्का मिल गई थी, जो अपनी शादी के मंडप से भाग गई थी। वीडियो में नवीन जी अनुष्का को खींचते हुए कमरे में लाए। उन्हीं के पीछे बुआ जी और अनीता जी भी आईं। अनीता जी ने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। तभी नवीन जी ने एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया, जिससे अनुष्का गुस्से में नवीन जी को घूरने लगी। नवीन जी गुस्से में बोले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी से भागने की? मैंने कहा था ना तुम्हें ये शादी करनी पड़ेगी, फिर भी तुमने शादी से भागने की कोशिश की। अगर आज वो लड़की हमारे कहने पर तुम्हारी जगह शादी के लिए तैयार नहीं होती तो तुमने सोचा है हम बिल्कुल बर्बाद हो जाते। अनुष्का, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। अनुष्का ने गुस्से में कहा, आपने मेरे पास कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। एक तो शेखर इस शादी को तोड़ने के लिए धमकी पर धमकी दिया जा रहा था, ऊपर से आप मुझ पर दबाव डाल रहे थे। और इतना ही नहीं, वो आदमी जिसका मैंने चेहरा तक नहीं देखा, नाम पता कुछ नहीं जानती, वो शादी के बाद मेरी जिंदगी बर्बाद करने की धमकी दे रहा है। तो ऐसे में क्या करती मैं? मुझसे नहीं होता आपकी सो कॉल्ड आज्ञाकारी प्यारी बेटी बनने का नाटक। एक तो आपने जब से उस घर में मेरी शादी तय की है, तब से मेरा क्लब जाना, पार्टी करना, ड्रिंक करना सब बंद करवा दिया। मैंने तब भी कुछ नहीं कहा, सोचा होगा कोई अच्छा लड़का, लेकिन जब वो लड़का मुझे पसंद ही नहीं करता तो मैं क्यों करूं उससे शादी? मुझे नहीं करनी उससे शादी, जो कभी मुझसे प्यार ही नहीं करेगा। अनुष्का की बात सुनकर नवीन जी परेशानी में अपना सर सहलाने लगे। तभी बुआ जी गुस्से में बोली, तू जानती भी है कितनी बड़ी गलती कर रही है? अरे तेरा बाप तेरा बुरा चाहेगा क्या? तू जानती भी नहीं है, तेरे बाप ने जिस लड़के से तेरी शादी तय की है वो इस मुंबई शहर का सबसे बड़ा आदमी है। वो तेरे बाप की कंपनी को ना यूं चुटकियों में बचा लेगा। अनुष्का ने फिर से गुस्से में कहा, तो क्या इनकी कंपनी के लिए किसी से भी शादी कर लूं मैं? अरे मेरा शेखर भी कुछ कम नहीं है। पापा एक बार उसे अपना कर तो देखें, वो भी पापा की कंपनी को बचा लेगा और उसे ऊंचाइयों पर भी पहुंचा देगा। लेकिन पापा को तो अपनी पसंद के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। तभी अनीता जी ने उसे अपनी तरफ घुमाया और व्यंग से मुस्कुराते हुए बोली, ज्यादा नौटंकी मत करो अनु, तुम्हारी माँ हूँ मैं, माँ, तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ ना, शेखर से तुम प्यार व्यार तो करती हो नहीं।
तो अब ये बताओ कि शादी से इस तरह पीछे हटने की क्या वजह है? अनुष्का ने एक नजर नवीन जी को देखा और फिर अनीता जी से कहा, एक्चुअली वो शेखर मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। फिर नवीन जी को देखकर झिझकते हुए बोली, वो उसके पास हमारी कुछ इंटीमेट फोटोज हैं और उसने कहा है कि अगर मैंने ये शादी की तो वो उन फोटोज को मेरे इन-लॉज को दिखा देगा। और उस लड़के ने भी मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने शादी की तो वो मेरी लाइफ को हेल बना देगा। तो फिर मैं क्या करती पापा? इस शादी से भागने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इतना कहकर वो चुप हो गई। उसकी बात सुनकर नवीन जी गुस्से में उसे मारने के लिए आगे बढ़े कि अनीता जी ने बीच में आकर उनका हाथ रोक लिया और उनसे कहा, क्या कर क्या रहे हैं आप? जवान बेटी पर कोई इस तरह से हाथ उठाता है क्या? तो नवीन जी गुस्से में अनीता जी से बोले, तो और क्या करूं मैं? इस लड़की ने हमें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा और तुम कह रही हो कि इस पर हाथ भी ना उठाऊं? ये सब तुम्हारे ही लाड़ प्यार का नतीजा है अनीता। मैंने पहले ही कहा था, बेटी की जात है, घर में संभाल कर रखो। इतनी छूट मत दो कि ये बाहर जाकर ऐसे गुल खिलाए। अब तुम ही देखो, दुनिया की नजरों में हमने इसकी शादी उस परिवार में कर दी है और ऐसे में ये बात उन लोगों के सामने आ गई तो बदनामी तो होगी ही। उन लोगों को धोखा देने के जुर्म में जेल जाएंगे सो अलग। क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो अनीता जी ने कुछ सोचकर कहा, तो उन लोगों के सामने सच आने ही क्यों देना? उनकी बात सुनकर नवीन जी उनकी तरफ देखने लगे तो अनीता जी फिर से बोली, मेरा मतलब है जब सब लोगों के सामने अनुष्का की शादी ही ऋषभ से हुई है तो विदाई भी अनुष्का की ही होगी। इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? वैसे भी मानवी यहाँ से जा चुकी है, अब सच किसी के सामने नहीं आएगा और हमने जो प्लान किया था वही तो हो रहा है ना अब तक। तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो? तो नवीन जी ने कुछ सोचकर कहा, बात तो तुम्हारी सही है कि हमने जो प्लान किया वही तो हो रहा है। फिर अनुष्का की तरफ देखते हुए गुस्से में बोले, लेकिन अपनी इस नालायक बेटी से तो पूछो, क्या वो हमारा साथ देगी या नहीं? तभी बुआ जी ने कहा, हाँ बात तो सही है, ऐसा घर और परिवार हमें कहीं नहीं मिलेगा। इतने अच्छे रिश्ते को हमें अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अनुष्का, जो मानवी का नाम सुनकर ही शॉक्ड रह गई थी, वो अनीता जी के पास आकर बोली, क्या आप लोगों ने मेरी जगह मानवी को शादी के मंडप में बिठा दिया? I mean, आप लोगों को और कोई नहीं मिला? अनीता जी ने उसकी बात पर गुस्से में कहा, हाँ, क्योंकि तुम्हारी बेवकूफी की वजह से हमें उससे ज्यादा विश्वासी और इमोशनल लड़की नहीं मिली जो हमारे थोड़े रोने भर से ही शादी के लिए तैयार हो गई। और अच्छा भी है कि वो अब इस शादी में रोड़ा नहीं बनेगी, वरना कोई और लड़की होती ना अनुष्का, तो अब तक सारा सच खुद सामने ले आती और उस परिवार में राज कर रही होती। फिर अनुष्का को समझाते हुए बोली, और हाँ, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस आदमी से तुम शादी करने के लिए मना कर रही हो वो कोई और नहीं बल्कि ऋषभ सहगल है, बिजनेस की दुनिया का बेताज बादशाह। इतना ही नहीं बेटा, उसकी खुद की मॉडलिंग टीवी इंडस्ट्री में भी बहुत अच्छी पहचान है। इनफैक्ट वो मॉडलिंग और टीवी इंडस्ट्री में इन्वेस्ट भी करता है। इसीलिए कह रही हूँ, इस रिश्ते को स्वीकार कर लो। जो सपना तुमने एक्ट्रेस बनने का देखा था ना, हो सकता है ऋषभ के साथ रहने से वो भी पूरा हो जाए। ऋषभ के साथ रहकर तुम्हें इन शेखर जैसे प्यादों की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। अनुष्का, समझो इस बात को। यू नो व्हाट आई मीन, करेक्ट? सबका दिल जीत कर घर में राज करो, यानी कि संस्कारी बहू एंड ऑल। और हाँ, शेखर की फिक्र मत करो, उसे हम संभाल लेंगे। उनकी बात सुनकर अनुष्का के मन में लालच आ गया। वैसे भी उसे पता नहीं था कि उसकी शादी ऋषभ से हो रही है, वरना वो इस शादी से भागती ही नहीं, क्योंकि अनुष्का पहले से ही ऋषभ को पसंद करती थी। ऋषभ उसका क्रश बन चुका था। शेखर के जरिए वो उस मुकाम तक पहुंचना चाहती थी जहां पर उसकी मुलाकात ऋषभ से हो जाए और वो उसे अपने प्यार के जाल में फंसा सके। लेकिन कहते हैं ना, नसीब से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता, और जो किस्मत में ना हो उसके लिए चाहे कितनी भी कोशिश करो वो कभी सफल नहीं होता, खासकर जिसमें लालच कूट कूट कर भरा हो। यही हाल इस समय अनुष्का का था।
और जैसे ही वीडियो एंड हुआ तो उसकी फैमिली वालों के होश उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ के चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वहीं नवीन जी, अनीता जी और अनुष्का के पसीने छूट रहे थे। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनका सच इस तरफ बाहर आ जाएगा। अनुष्का गुस्से में ऋषभ को घूर रही थी, जो डेविल स्माइल करते हुए उसे और उसके परिवार को देख रहा था। नवीन जी के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा था। फिर भी वो हिम्मत करके ऋषभ के दादाजी से बोले, अब ये सच नहीं है। सच क्या है मैं आपको बताता हूँ। दरअसल बात ये है कि उनके इतना कहते ही अखिल जी ने उन्हें हाथ दिखाकर कहा, बस अब कहने और सुनने को बचा ही क्या है। सब कुछ तो हमारे सामने आईने की तरह साफ हो चुका है। फिर अनुष्का की तरफ देखते हुए बोले, जिस लड़की को हम संस्कारी और गुणवान समझ रहे थे और उसके जैसी बहू पाकर अपने आप को भाग्यवान समझ रहे थे, वो ऐसे निकलेगी हमने सोचा भी नहीं था। जिसके ऊपर थोड़ी देर पहले फक्र महसूस कर रहे थे, अब उसे अपने सामने देखकर भी ना शर्मिंदगी महसूस हो रही है हमें। इतना कहकर उन्होंने अनुष्का पर से अपनी नजर हटा ली। वहीं अनीता जी ने जानवी जी के हाथों को अपने हाथों में लेकर उन्हें समझाते हुए बोली, ये सच नहीं है जानवी जी। मुझे तो लगता है कि किसी ने हमारी आवाज की डबिंग की है। हम तो यहाँ पर कुछ और बात कर रहे थे। कोई जानबूझकर हमें फंसाना चाहता है। आप तो हमारी बात का विश्वास कीजिए। इतना कहकर अनुष्का को आंखों ही आंखों में इशारा किया तो तुरंत अनुष्का भी जानवी जी के आगे आकर बोली, हाँ माँ, ये ना किसी की सोची समझी चाल है जो मुझे फंसाना चाहता है और इस घर से निकलवाना चाहता है। आप तो मेरा यकीन कीजिए, आपने मुझे अपनी बेटी माना है ना माँ। जानवी जी ने पहले एक नजर अनीता जी को देखा, फिर उनके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाकर अनुष्का की तरफ देखते हुए खींच कर एक थप्पड़ उसके गाल पर मार दिया, जिससे अनीता जी का मुंह खुला का खुला रह गया। जानवी जी ने गुस्से में अनुष्का से कहा, बस और कितना झूठ बोलोगी? हाँ, कुछ लाज शर्म है कि नहीं तुझ में? पहले शादी के मंडप से भाग गई और मेरे बेटे की शादी किसी और से करा दी जिसे हम जानते तक नहीं, और अब यहाँ पर भोली बन रही हो और अपनी इस चालबाजी में ये भी भूल गई कि ये वीडियो दिखाने वाला कोई और नहीं बल्कि ऋषभ खुद है। और तुम सीधा सीधा मेरे बेटे पर इल्जाम लगा रही हो कि वो तुम्हारे साथ चाल चल रहा है। आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है, हाँ, जिसके साथ मेरा बेटा चालबाजी करे? अरे तुम्हारे जैसी तो ना जाने कितनी आई और गई, लेकिन हमने तुम्हें अपना माना, तुम्हें अपनी बहू बनाया और तुम इतनी गिरी हुई लड़की निकलोगी हमने कभी सोचा भी नहीं था। फिर उसको कंधे से कसकर पकड़कर झकझोरते हुए बोली, अरे क्यों किया तुमने ऐसा? मेरे बेटे की शादी का क्यों मजाक बनाया तुमने? अगर शादी नहीं करनी थी तो ना करती, कम से कम अपनी जगह पर किसी और को तो ना बिठाती। उनकी बात पर अनुष्का को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में उन्हें पीछे धकेल दिया, जिससे जानवी जी गिरने लगी कि तभी शिवम जी ने आकर उन्हें संभाल लिया। जानवी जी हैरानी से अनुष्का को देख रही थी। अनुष्का ने गुस्से में उनसे कहा, हाँ, मैंने किया ऐसा। अगर मैं मंडप से भागती नहीं तो क्या करती? आपका बेटा मुझे धमकी दिया जा रहा था कि अगर मैंने ये शादी की तो वो मेरी जिंदगी को नर्क बना देगा। और हाँ, आपका बेटा भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। हाँ, वो भी किसी और से प्यार करता है, किसी और के साथ रहता है। उसमें तो आपको कोई कमी नजर नहीं आती। जब खुद के घर कांच के हो तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। अपने बेटे के संस्कार देखे हैं, जो बहु संस्कारी गुणों वाली चाहिए आपको। अभी वो कुछ और कहती कि तभी ऋषभ उठकर आया। फिर उसने एक झटके में अनुष्का को अपनी ओर घुमाया और अपने एक हाथ से उसकी गर्दन दबाते हुए बोला, बस अब एक शब्द और नहीं। मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। मेरी वजह से कभी किसी दूसरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही मैं कभी किसी की लाइफ में इंटरफेयर करता हूँ, लेकिन तुम्हारी वजह से हम सबको प्रॉब्लम हुई है। फिर अपने पापा शिवम जी की तरफ देखकर कहा, और पापा, मैंने कहा था ना आप सबसे कि ये लोग बहुत लालची किस्म के हैं, लेकिन आपने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। इतना ही नहीं, इन लोगों ने अपने बिजनेस पार्टनर्स को भी धोखा दिया है।
ये पहले उन्हें धोखे में रखकर उनसे अपनी कंडीशन पर धोखे से साइन करवा लेते हैं और फिर उन्हीं में चेंजेस करने के लिए उनसे अलग से डील करते हैं। मैंने पर्सनली इनके क्लाइंट से बात की है और आपको शायद पता नहीं कि ये लोग हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही करने वाले थे, लेकिन अफसोस मेरे आगे इनकी चल नहीं पाई, इसलिए इन लोगों ने शादी का दांव खेला और आपसे मेरी और इसकी शादी की बात की। उसकी बात पर अनुष्का ऋषभ से बोली, झूठ मत बोलो ऋषभ, शादी की बात पहले तुम्हारे पापा ने की थी, मेरे पापा ने तो बस उनकी शर्त को माना था। ऋषभ ने मुस्कुरा कर कहा, झूठ तो तुम्हारे पापा ने तुमसे बोला है अनुष्का, शादी की बात मेरे पापा ने नहीं बल्कि इन्होंने की थी। मेरे पापा ने बस इनकी बात को मान लिया था, वरना मेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है। एक से बढ़कर एक तुम्हारे परिवार से भी ज्यादा अमीर घराने के रिश्ते आते हैं मेरे लिए। उसकी बात पर अनुष्का ने नवीन जी को देखा जो उन लोगों से अपनी नजरें चुरा रहे थे। तभी ऋषभ की दादी गुस्से से बोली, अरे अब जब सब बातें साफ हो गई हैं कि ये लोग हमें धोखा दे रहे हैं, तो फिर इन्हें यहाँ से बाहर क्यों नहीं निकालते? निकालो। मुझे ऐसे धोखेबाज लोग अपने घर में बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे भी ये लड़की बहू नहीं है, तो फिर इसका इस घर में कोई हक भी नहीं है। अनीता जी ने उनके आगे हाथ जोड़कर रोते हुए कहा, नहीं माँ जी प्लीज ऐसा मत कीजिए। दुनिया वालों के आगे मेरी बेटी आपके खानदान की बहू है, हम लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे ये तो सोचिए। और फिर ऋषभ के बारे में भी तो सोचिए, जिस लड़की से इसकी शादी हुई थी वो तो यहाँ है ही नहीं। तो फिर जब लोग आप सबसे सवाल पूछेंगे कि आपकी बहू कहाँ है, तो आप क्या जवाब देंगे माँ जी? इसीलिए थोड़ा तो सोचिए। उनकी बात पर सभी सोच में पड़ गए। तभी ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, उसकी फिक्र करने की आपको कोई जरूरत नहीं है मिसेस शर्मा, आप बस अपनी इज्जत का ख्याल कीजिए और अब यहाँ से निकलिए, वरना धोखाधड़ी के लिए मैं आप लोगों को जेल में भी डलवा सकता हूँ। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप इज्जत के साथ यहाँ से चली जाएं। तभी अनुष्का ने गुस्से में ऋषभ से कहा, ये जो भी तुमने किया है ना ऋषभ, तुम्हें ये बहुत महंगा पड़ेगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ऋषभ मुस्कुराते हुए बोला, चलेगा, क्योंकि ऋषभ सहगल को सस्ती चीजें पसंद भी नहीं। अनुष्का, अब यहाँ से जाती हो या फिर मैं पुलिस को बुलाऊं? नवीन जी ने बात बढ़ते देख ऋषभ के आगे हाथ जोड़कर कहा, नहीं ऋषभ, मैं लेके जाता हूँ इसे, तुम पुलिस को मत बुलाओ। ऋषभ उन्हें देखकर बोला, ठीक है, और हाँ एक बात याद रखिएगा, आज से आप इस घर में अपने कदम भी नहीं रखेंगे, क्योंकि अब आपसे हमारा कोई रिश्ता नहीं। और रही आपकी कंपनी की बात, तो जो डील हम आपके साथ करने वाले थे उसे मैं अभी रिजेक्ट करता हूँ। साथ ही अब आपकी कंपनी के 58% शेयर मेरे हो चुके हैं, तो अब से उस कंपनी का मालिक मैं हूँ, ना कि आप। इसलिए उसमें भी आपको ईमानदारी से काम करना होगा, वरना हायर अथॉरिटीज के ऑर्डर के अनुसार आपके सारे शेयर्स को ओवरटेक कर लिया जाएगा और आप परमानेंटली अपनी कंपनी से बाहर हो जाएंगे। समझ आई बात? उसकी बात सुनकर नवीन जी घबरा गए और ऋषभ से बोले, नहीं प्लीज मुझे कंपनी से बाहर मत निकालो, मैं वादा करता हूँ मैं अब से कोई भी चालाकी नहीं करूंगा। ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा, गुड डिसीजन, अब आप यहाँ से जा सकते हैं। नवीन जी अपनी पत्नी और अपनी बेटी अनुष्का को अपने साथ लेकर चले गए। उनके जाने के बाद सभी लोग सोफे पर बैठ गए। तभी जानवी जी परेशान होते हुए दादी जी से बोली, माँ अब हम क्या करें? सभी को पता है ऋषभ की शादी हो चुकी है और सब लोग कब से उसकी बीवी को देखने की राह देख रहे हैं। ऐसे में हम उन्हें क्या बताएं? हमारे रिश्तेदार भी बहू को देखना चाहते थे, लेकिन ऋषभ ने तो मुंह दिखाई की रस्म ही नहीं करने दी। चलो अच्छा है नहीं करने दी, लेकिन अब हम उन्हें क्या जवाब देंगे माँ? क्योंकि ऐसे में हमें खुद ही नहीं पता कि हमारी बहू कौन है। कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझे, अब हम क्या करें माँ? पूरा परिवार टेंशन में था। तभी दादी जी ने भी अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा, तुम सही कह रही हो बहू, मैं भी इसी बात को लेकर परेशान हूँ। पता नहीं आजकल के बच्चों के संस्कारों को क्या हो गया है। शादी ब्याह को तो इन्होंने खेल समझ लिया है। जब मन किया शादी कर ली और जब मन किया तोड़ दी।
मैं तो खुद ये सोचकर हैरान हूँ कि कोई लड़की शादी के वचनों में बंधने के बाद भी अपने पति को किसी और के हवाले कैसे कर सकती है। जरूर वो लड़की भी इसी लड़की की तरह होगी, जिसकी नजरों में रिश्ते नातों का कोई महत्व नहीं। तभी ऋषभ अपनी दादी को समझाते हुए बोला, आप फिक्र मत कीजिए दादी, वो इस बेहुदा लड़की की तरह बिल्कुल नहीं है। आप जो भी कहेंगी वो उस बात को चुपचाप मान लेगी। फिर वो अपनी माँ की तरफ देखते हुए उनसे बोला, और आपको भी किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं है माँ, क्योंकि कल आपकी बहू आप लोगों के सामने होगी। हाँ, लेकिन अभी मैं उसका चेहरा मीडिया के सामने रिवील नहीं करूंगा। बाकी आप लोग अपने रिश्तेदारों के साथ जब भी उसे मिलवाना चाहें मिलवा सकते हैं। तभी अखिल जी ऋषभ की ओर पलटकर ऋषभ से बोले, तो क्या तुम उस लड़की को जानते हो ऋषभ, जिससे तुम्हारी शादी हुई थी? वो लड़की कौन है, हमें भी बताओ। तुम उसके बारे में क्या जानते हो? कौन है वो? उसकी कोई फोटो हो तो हमें दिखाओ। अब सब लोग उत्सुकता से ऋषभ को देख रहे थे। अपने परिवार और दादाजी की एक्साइटमेंट देखकर ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा, उसकी फोटो तो नहीं है मेरे पास, हाँ, लेकिन उसका बायोडाटा आपको बता सकता हूँ। दादाजी बोले, हाँ बताओ ना बेटा, किस बात का इंतजार कर रहे हो? क्या इसके लिए अब मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? ऋषभ ने अपने दादाजी की ओर देखकर कहा। दादाजी, उसका नाम मानवी है, मानवी बजाज। वो अनाथ है। चंडीगढ़ में सुनैना बजाज नाम की औरत ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। तब से ही वो उनके साथ मिलकर शांति भवन अनाथ आश्रम चलाती है। स्टडी में उसने बीकॉम किया हुआ है और उसकी उम्र 23 साल है। ऋषभ मानवी के बारे में बताकर ऐसे खुश हो रहा था जैसे कोई स्टोरी टेलर अपनी पसंदीदा स्टोरी सुनाकर खुश होता है, और सभी लोग बहुत खुश होकर उसके बारे में सुन भी रहे थे। सब कुछ जानने के बाद अचानक ही जानवी जी बोली, लेकिन क्या वो तेरी बात मानकर यहाँ आने को तैयार होगी बेटा, और इस रिश्ते को अपनाएगी? ऋषभ ने मुस्कुराकर कहा, आप उसकी चिंता मत कीजिए माँ, मैंने सब तैयारी कर ली है। आप बस अपनी बहू के स्वागत की तैयारी कीजिए। इतना कहकर ऋषभ वहां से उठकर अपने कमरे में चला गया। वहीं सब लोग हैरानी से उसे देखते रह गए। तभी दादाजी जानवी जी से बोले, ये हमारा ऋषभ कुछ बदला बदला सा नहीं लग रहा है बहू? जानवी जी ने उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, हाँ पापा, मुझे भी इसमें कुछ बदलाव तो नजर आ रहा है। जो लड़का कभी मुस्कुराता नहीं था वो बात बात पे मुस्कुराने लगा है, और तो और इतनी बातें भी करने लगा है। लेकिन इसमें ये बदलाव आया कैसे? तभी पीयूष, जो उनके पास खड़ा उनकी बातें सुन रहा था, वो बेख्याली में बोला, अरे जब कोई प्यार में पड़ता है ना तो ऐसे ही गुलाब की तरह हमेशा खिला खिला रहता है। सर के साथ भी तो यही हो रहा है। उसकी बात सुनकर सभी लोगों की नजर उस पर आकर टिक गई। पीयूष को अपनी गलती का एहसास हुआ कि वो क्या बोल गया। उसने अपना सिर उठाकर सामने देखा तो सभी लोग घूरकर उसे ही देख रहे थे। तभी दादी माँ आगे आई और पीयूष का कान पकड़ते हुए बोली, वो तो चला गया, अब सारी बातें तू हमें बताएगा। अगर नहीं बताई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा पीयूष। पीयूष ने उनके डर से कहा, लेकिन अगर मैंने आपको सब कुछ बता दिया तो सर मुझे जॉब से निकाल देंगे। दादी माँ उसे और डराते हुए बोली, लेकिन अगर तूने मुझे कुछ नहीं बताया तो उसके निकालने से पहले ही मैं तुझे फायर करवा दूंगी। याद रख, तेरे बॉस की दादी हूं मैं, यानी कि उसके बाप की भी बॉस। इसलिए अब बोलना शुरू कर बेटा। पीयूष, जो उनकी बात से डर गया था, अब वो उन्हें ऑफिस वाली बातें बताने लगा जो उसके सामने हुई थी। पीयूष ने दादी माँ से कहा, वो मानवी मैडम हमारे ही ऑफिस में हमारी मॉडल के लिए असिस्टेंट हायर की गई हैं, जिससे सर को उनके बारे में सब पता चल गया। दादी माँ उसका कान मरोड़ते हुए बोली, वो तो मुझे समझ आ गया पीयूष, लेकिन मुझे ये बता वो दिखती कैसी है, बातें कैसी करती है, उसका नेचर कैसा है? पीयूष ने अपना कान छुड़ाकर उसे मलते हुए कहा, दादी छोड़िए ना, वो बहुत सुंदर दिखती है दादी माँ। काली गहरी कजरारी आंखें, दूध सा गोरा रंग, और उनके निचले होंठ के बिल्कुल दाईं तरफ एक तिल है
जिससे वो और भी ज्यादा सुंदर लगती हैं। और उनकी आवाज भी ना बहुत प्यारी है। जब भी वो बोलती हैं तो कानों में मिश्री घुलती है। और नेचर भी बहुत प्यारा है। वो सबसे बहुत प्यार से बात करती हैं। शुरुआत में वो ऋषभ सर को पहचान नहीं पाई थी, इसलिए उन्हें भी सर कहकर ही बोल रही थी और उनसे बहुत पोलाइटली बात की थी। इसके बाद क्या हुआ ये मुझे नहीं पता दादी माँ। इतना कहकर वो चुप हो गया। तभी दादी माँ हल्के हाथ से उसका गाल खींचकर गुस्से में बोली, पीयूष के बच्चे, आगे से ध्यान रखना। भाभी है वो तेरी। अपनी भाभी को इतने गौर से देखता है तू? उसकी एक एक निशानी याद हो गई? खबरदार, अगर आज के बाद उसे इतने गौर से देखा तो ऋषभ तो तेरी नौकरी से तुझे बाद में निकालेगा। मैं पहले निकलवा दूंगी। चल अब जा यहाँ से। और हाँ, अगली बार मानवी से मिलते ही उसके पैर छूना। समझ आई बात? पीयूष हाँ में गर्दन हिलाकर वहां से 9-2-11 हो गया। सभी घर वाले अब मानवी से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। अगले दिन सुबह के वक्त सभी लोग ऋषभ का वेट कर रहे थे जो मानवी को लेने गया था। तभी दादी जी ने जानवी जी से कहा, बहू, तुमने बहू के स्वागत की सभी तैयारियां कर ली है ना? तुम जानती हो ना, गृह प्रवेश के बिना हम उसे अंदर नहीं आने दे सकते। जानवी जी अपनी सासू माँ की बात सुनकर बोली, जी हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैंने सभी तैयारी कर ली है। बस अब ऋषभ के आने की देर है। दादा अखिल जी ने शिवम से कहा, और तुमने पंडित जी से बात की? कब आ रहे हैं वो? शिवम जी उनकी बात पर बोले, हाँ पापा, पंडित जी भी आने ही वाले हैं। बाकी सारी तैयारियां तो हो ही चुकी हैं। जब दादी माँ को दरवाजे पर चावल का कलश दिखाई नहीं दिया तो वो दीपिका को आवाज लगाकर बोली, अरे दीपू, वो चावल का कलश कहाँ रखा है? उसे लाकर दरवाजे पर रख दे। उसके बिना तो गृह प्रवेश हो ही नहीं सकता। दीपिका जो रसोई से चावल का कलश और आरती की थाली ला रही थी, उसने दादी माँ से कहा, सब लाकर रख दिया है दादी माँ, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? सब काम टाइम पर हो गया है। तभी दादी माँ सामने दीवार पर लगी घड़ी को देखकर बोली, ये 10 बजने को आए हैं, लेकिन ये लड़का अभी तक बहू को लेकर आया क्यों नहीं? अगर गृह प्रवेश ही रात को होगा तो फिर आगे की रस्में कब होंगी? फिर शिवम जी की तरफ मुड़ते हुए बोली, और तू नालायक बैठा हुआ क्या देख रहा है? फोन कर अपने नालायक बेटे को। पता नहीं भगवान ने तुम दोनों निकम्मों को मेरे घर में ही क्यों पैदा किया। एक से बहू ठीक से नहीं चुनी जाती, जो गलत लड़की को घर में ला रहा था, तो दूसरे से बहू को टाइम पर नहीं लाया जाता। अरे जब सच पहले ही पता चल गया था तो बहू को लाया क्यों नहीं? उसके लिए भी क्या मुहूर्त निकलवाना पड़ता? शिवम जी अपनी माँ की बात सुनकर हैरान रह गए। वहीं अपनी सासू माँ की बात सुनकर जानवी जी की हंसी छूट गई। लेकिन जैसे ही शिवम जी ने उन्हें घूर कर देखा तो वो चुप हो गए। शिवम जी दादी माँ से बोली, क्या माँ, अब तो इस तरह डांटना बंद कर दो। क्या सोचेंगे मेरे बच्चे कि उनका बाप अभी भी अपनी माँ से डांट खाता है? और अब तो घर में बहू भी आ रही है, उसके सामने तो मेरी इज्जत रहने दो ना माँ। दादी माँ ने शिवम जी की बात पर उन्हें घूर कर देखा और फिर उन्हें डांटते हुए बोली, चुप कर नालायक, मैं तो तुझे तेरे पोते पोतियों के सामने भी ऐसे ही डांटूंगी, क्योंकि तेरे काम ही ऐसे हैं, मूर्ख कहीं का। अब देख, मैंने कब से ऋषभ को फोन मिलाने को कहा है, लेकिन तू है कि फालतू की बातें बना रहा है। अब जब तेरे ऐसे काम ही हैं, तो तुझे डांट की जगह क्या शाबाशी दूंगी? अपनी गलती पर शिवम जी झेंप गए और चुपचाप ऋषभ को फोन करने लगे। लेकिन तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज आई, जिसे सुनते ही सबके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए। सभी लोग खुशी से बाहर की तरफ ही देख रहे थे कि तभी उनका नौकर रामू भागकर आया और दादी माँ से बोला, दादी माँ, ऋषभ बाबा बहू रानी को लेकर आ गए हैं। उनकी बात सुनकर सभी के चेहरे गुलाब की तरह खिल गए। दादी माँ दादाजी और शिवम जी के साथ दरवाजे की तरफ चलने लगी। तभी जानवी जी दीपिका के साथ आरती की थाली ले रसोई की तरफ चली गई। वहीं बाहर गाड़ी के अंदर ऋषभ पीछे मुड़कर मुस्कुराते हुए मानवी को देख रहा था। मानवी अपने हाथों की उंगलियों का आपस में उलझाए बैठी थी। उसने साड़ी पहन रखी थी और घूंघट में अपना चेहरा छुपा रखा था। ऋषभ ने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था,
क्योंकि मानवी को पिकअप करने के लिए ड्राइवर गया था और चूंकि ऋषभ मीटिंग के लिए रास्ते में था, इसलिए ड्राइवर उसे अपने साथ ले आया ताकि घर वालों को ऋषभ और मानवी पर कोई शक ना हो। इस वक्त मानवी को ऋषभ की फैमिली को फेस करने से बेहद डर लग रहा था। तभी ऋषभ गाड़ी से बाहर निकला और मानवी की तरफ का दरवाजा खोलते हुए मानवी के सामने हाथ बढ़ाकर बोला, तुम्हारा ससुराल आ गया है मिसेस सहगल। सभी लोग अंदर तुम्हारी राह देख रहे हैं और तुम यहाँ आराम से बैठी हो। अब क्या तुम्हारे लिए मुहूर्त निकलवाऊं? चलो नीचे आओ। उसकी बात सुनकर मानवी अपने ख्यालों से बाहर आ गई और गुस्से से ऋषभ की तरफ देखने लगी। ऋषभ उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। उसने गुस्से में ऋषभ के हाथ को झटकते हुए कहा, 2 दिन की बच्ची नहीं हूं मैं, खुद भी बाहर आ सकती हूँ, मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं। इतना कहकर वो बाहर आ गई। वहीं ऋषभ को मानवी के इस तरह हाथ झटकने से बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से में मानवी को पकड़कर कार से सटा दिया और उसकी कमर पर अपनी पकड़ बनाकर उसे अपने आप से सटाकर बोला, क्या बात है, हाँ, एटीट्यूड कुछ ज्यादा नहीं है तुमने। मैं इतने प्यार से बात कर रहा हूँ और तुम अकड़ पर अकड़ दिखाई जा रही हो। याद रखो, मेरे साथ रहना है तुम्हें तो अपने बिहेवियर में चेंज लाना होगा, वरना जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। समझ आई बात? इन सब में ऋषभ को एहसास ही नहीं हुआ कि वो मानवी के कितना करीब खड़ा है। उसके हाथ मानवी के खुली कमर पर थे। वहीं उसकी करीबी और छुअन से मानवी की धड़कनें बढ़ गई थी, क्योंकि आज से पहले किसी ने भी उसे इस तरह नहीं छुआ था। उसके चेहरे की रंगत बदलती जा रही थी। वो असहज होकर ऋषभ का हाथ अपनी कमर से उठाने लगी और जब ऋषभ को एहसास हुआ कि उसके हाथ मानवी की कमर पर हैं, तो उसकी भी धड़कनें बढ़ गई। वो एकटक मानवी को देखने लगा, क्योंकि इन सब में मानवी का घूंघट हट गया था। मानवी ने आज मैरून विद रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, जिसका ब्लाउज ऊपर से हाफ नेट का था, जिसमें मानवी का गोरा रंग निखर कर आ रहा था। खुले बाल जो कमर पर लहरा रहे थे और आगे से कर्ल किए हुए थे। कानों में बड़े बड़े झुमके, गले में मंगलसूत्र और हाथों में चूड़ा, साथ ही आंखों में गहरा काजल और होठों पर लाइट पिंक लिपस्टिक। इस सादगी भरे रूप में भी मानवी कहर ढा रही थी। ऊपर से उसके होठ के पास बना तिल ऋषभ को गुस्ताखी करने पर मजबूर कर रहा था। पर ऋषभ ने अपने ख्यालों को झटक कर मानवी की कमर को छोड़ दिया और उसके घूंघट को वापस उसके चेहरे पर डालते हुए बोला, मुझे बात बात पर गुस्सा मत दिलाया करो, मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। अब चलो अंदर, और हाँ, जैसा मेरे परिवार वाले कहें वैसा ही करते जाना, वरना तुम पहले से ही जानती हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। समझ आई बात? उसकी बात सुनकर मानवी ने गुस्से में कहा, बिल्कुल, मुझसे बेहतर ये कौन जान सकता है कि आप कितने गिरे हुए और घटिया इंसान हैं, जो अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इतना कहकर वो आगे बढ़ गई। वहीं ऋषभ मुस्कुराते हुए खुद से बोला, इसे किसी को मारने के लिए हथियार की जरूरत ही नहीं है। इसकी आंखें और जुबान ही किसी को मारने के लिए काफी है, जो सीधे दिल और दिमाग पर असर करती है। तीखी मिर्ची कहीं की। इतना कहकर मुंह बनाते हुए उसके पास आकर उसके साथ चलने लगा। दोनों दरवाजे पर पहुंचे। अंदर पूरा परिवार उन्हीं की राह देख रहा था। जब दादी माँ ने देखा कि मानवी ने घूंघट ले रखा है, तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने जानवी जी को इशारा किया। जानवी जी उनका इशारा समझकर आगे आई और जैसे ही मानवी के पास आकर उसके चेहरे से घूंघट हटाई, तो वो उसे देखती ही रह गई। इस वक्त मानवी ने अपनी नजरें झुका रखी थी। घबराहट में उसने अपनी उंगलियों को एक दूसरे में उलझा रखा था। जब जानवी जी ने इस बात को नोटिस किया, तो उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, घबराने की जरूरत नहीं, रिपीट, घबराने की जरूरत नहीं है बेटी। तुम अपने ससुराल में आई हो, जेल में नहीं। यहाँ तुम्हें एक बेटी की तरह ही प्यार मिलेगा। तभी पीछे से दादी माँ की आवाज आई, अरे बहू, अब सामने से हट भी जाओ, हमें भी अपनी पोता बहू को देखने तो दो। दादी की बेसब्री देख सब लोग मुस्कुराने लगे। जानवी जी मानवी के आगे से हट गई। जैसे ही उन सब लोगों की नजर मानवी पर पड़ी, तो सब उसे देखते ही रह गए। साथ ही सबके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। तभी दादी माँ जानवी जी से बोली, जानवी,
बहू तो तुमसे भी ज्यादा सुंदर आई है, तुम्हें पूरी टक्कर दे रही है। चलो अब बहू का गृह प्रवेश करवाओ। मैं नहीं चाहती बहू ज्यादा देर तक बाहर रहे और उसे बाहर वालों की बुरी नजर लग जाए। उनकी बात पर सभी मुस्कुरा दिए। जानवी जी ने मानवी की आरती की और उसे टीका लगाकर उससे बोली, बेटी इस कलश को अपने सीधे पैर से गिराकर फिर अपने सीधे पैर से इस घर में कदम रखो। फिर इस आलते में अपने कदम रखकर इस घर में अपने कदमों की छाप छोड़ते हुए अंदर आओ। जैसे जैसे जानवी जी ने बताया मानवी वैसे ही करती गई। घर में आने के बाद ऋषभ अपनी फैमिली के बारे में मानवी को बताने लगा। मानवी, ये मेरे दादा अखिल जी हैं और ये मेरी दादी माँ सरिता, ये मेरे माँ और ये पापा हैं। फिर दीपिका की तरफ इशारा करते हुए बोला, और वो मेरी थोड़ी सरफिरी सी बहन है दीपिका। उसकी बात पर मानवी हल्के से मुस्कुरा दी और आगे बढ़कर दादाजी के पैर छू लिए। फिर उसने दादी माँ के पैर छुए तो दादी माँ ने दादाजी को कुछ इशारा किया तो दादाजी ने अपनी जेब से एक नोट की गड्डी निकालकर दादी माँ को दे दी। दादी माँ ने उस नोट की गड्डी को मानवी के सर से 3 बार घुमाकर रामू को दे दिया और उससे बोली, ले रामू, इन्हें जाकर सभी लोगों में बांटा और सबसे कहना कि दादी माँ ने नई बहू के आने की खुशी में उन सब के लिए 1-1 हजार का बोनस भी रखा है। कल तुम सभी लोगों को 1-1 हजार एक्स्ट्रा मेरी तरफ से। उनकी बात पर रामू खुश होकर सभी लोगों में पैसे बांटने चला गया। मानवी ने अब शिवम जी के पैर छुए, फिर जानवी जी के। तभी दादी माँ ने ऋषभ से कहा, चल अब तेरी बारी है रस्म करने की। बहू को गोद में उठा और इसे मंदिर में लेकर चल, बाकी रस्में वहीं होंगी। उनकी बात पर मानवी हैरान रह गई और उसकी धड़कनें बढ़ गई। दादी माँ की बात सुनकर मानवी ने ऋषभ की तरफ देखा तो ऋषभ भी एकटक उसे ही देख रहा था। ऋषभ मानवी की तरफ आगे बढ़ा और संभल कर मानवी को अपनी गोद में उठा लिया। मानवी को ऋषभ की हरकत पर कोई रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला, पर ऋषभ के ऐसे उठाने से उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। एक अजीब सी सिहरन उसके बदन में दौड़ गई। साथ ही गिरने के डर से घबराहट में उसने अपने एक हाथ को ऋषभ के गले में लपेट लिया तो दूसरे से उसके कंधे पर शर्ट को कसकर पकड़ लिया। वहीं ऋषभ का हाल भी कुछ मानवी जैसा ही था। मानवी को गोद में उठाने भर से ही उसके दिल में अजीब सी हलचल मच गई थी। साथ ही उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। ऋषभ मानवी के साथ अपने दिल में पनप रहे नए एहसासों को जी रहा था, जिनका एहसास उसे भी नहीं था। होता भी कैसे? आज से पहले वो कभी किसी के इतना करीब नहीं गया था। निशा के साथ हुई 2 महीने की रिलेशनशिप में वो केवल एक दोस्त की तरह ही उसके साथ रहा था। उसने अपनी फीलिंग्स को एक साइड किया और मानवी को लेकर मंदिर की तरफ बढ़ गया। वहीं दादी माँ पीछे से उनकी बलाई लेते हुए जानवी जी से बोली, हे भगवान, कितनी सुंदर जोड़ी है दोनों की, बिल्कुल राम सीता की तरह। किसी की नजर ना लगे मेरे बच्चों को राम जी। लेकर मंदिर में आ गई। उनकी बात सुनकर सब लोग मुस्कुराते हुए मंदिर में आ गए। मंदिर में आकर ऋषभ ने मानवी को नीचे उतार दिया। वहीं जानवी जी हल्दी की थाली लेकर आगे आई तो दादी माँ ने मानवी से कहा, मानवी बेटा, इस थाली में से अपने हाथों पर हल्दी लेकर मंदिर की दीवारों पर लगा दो ताकि तुम्हारे हाथों की छाप इन दीवारों पर लग जाए। मानवी ने वैसा ही किया। तभी वहां पर रामू के साथ पंडित जी भी आ गए तो सभी लोगों ने उन्हें प्रणाम किया और दादी माँ मानवी से बोली, मानवी और ऋषभ बेटा जाओ पंडित जी का आशीर्वाद लो। तो मानवी और ऋषभ ने भी उनकी बात मानकर पंडित जी का आशीर्वाद ले लिया। तभी पंडित जी दादी माँ से बोले, क्या सारी तैयारियां हो गई हैं यजमान, क्योंकि मुहूर्त का सही समय हो गया है। दादी माँ ने पंडित जी से कहा, जी पंडित जी, तैयारियां हो गई हैं, हम लोग बस आप ही का इंतजार कर रहे थे। ऋषभ और मानवी को उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। तभी ऋषभ ने दादी माँ से पूछा, आप किन तैयारियों के बारे में बात कर रही हैं दादी माँ? तो दादी माँ मुस्कुराते हुए बोली, तेरी शादी की तैयारी के बारे में बेटा। उनकी बात सुनकर ऋषभ और मानवी हैरान रह गए और हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। तभी ऋषभ ने दादी माँ से कहा,
लेकिन दादी माँ, इसकी क्या जरूरत थी? आई मीन, आप लोग जो चाह रहे हैं वो हम कर रहे हैं, तो फिर ये शादी क्यों? उसकी बात पर इस बार दादाजी बोले, क्योंकि पहली शादी तुम्हारी जिन हालातों में हुई वो तुमसे छुपे नहीं है बेटा, और ना ही मैं और तुम्हारी दादी उस शादी में शामिल हो पाए। इसीलिए आज हम चाहते हैं कि तुम उन्हीं रस्मों को हमारे सामने फिर से दोहराओ, ताकि तुम लोगों का पवित्र बंधन और अटूट हो जाए, साथ ही हमारा तुम्हारी शादी देखने का सपना भी पूरा हो जाए। और मैं आशा करता हूँ कि तुम दोनों मेरी बात को मना नहीं करोगे, मेरी बात का मान रखोगे, हैं? उनकी बात पर ऋषभ खामोश हो गया, क्योंकि उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। उसने एक नजर मानवी को देखा जो उसे ही देख रही थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए उसका हाथ पकड़ भगवान शिव की मूर्ति की तरफ बढ़ गया, जहाँ शादी की तैयारियां हो रखी थी। पंडित जी ने कुछ मंत्र पढ़ने के बाद एक मंगलसूत्र उठाकर उसके हाथ में दिया, तो ऋषभ ने एक नजर मानवी को देखा, जो नाम में अपना सिर हिला रही थी, साथ ही उसकी आंखें नम थी। तभी ऋषभ ने उसे अनदेखा कर उसके गले में मंगलसूत्र पहनाकर उसकी मांग भर दी। धीरे धीरे कर दोनों के फेरे हो गए। दोनों को देखकर परिवार वाले बहुत खुश हो रहे थे। मानवी की आंखों में आंसू थे, जिन्हें उसने आंखों में ही रोक रखा था। इन सभी रस्मों में दोपहर हो गई। ऋषभ को किसी जरूरी मीटिंग की वजह से बाहर जाना पड़ा था और मानवी उसके परिवार के साथ बैठकर बातें करने लगी। सभी को मानवी का व्यवहार बहुत पसंद आया था। दीपिका की तो मानवी से बहुत बनने लगी थी। अब शाम हो चली थी, तो सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए और जानवी जी मानवी को ऋषभ के कमरे में छोड़ आई। रात के वक्त ऋषभ जब मीटिंग से वापस आया तो सभी लोग अपने कमरे में सोने जा चुके थे। ऋषभ अपने कमरे में आया तो उसकी नजर टेबल पर रखे खाने पर पड़ी, जहां पर 2 प्लेटों में खाना रखा था। ऋषभ समझ गया कि मानवी ने भी खाना नहीं खाया है। तभी उसकी नजर सामने सोफे पर सो रही मानवी पर पड़ी, जो शायद उसका इंतजार करते हुए सोफे पर बैठे बैठे ही सो गई थी। पता नहीं क्यों, लेकिन मानवी को अपने इंतजार में इस तरह देख ऋषभ को बहुत खुशी हुई। उसके कदम अपने आप ही मानवी की ओर बढ़ गए। ऋषभ जब मानवी के पास गया तो उसकी नजरें मानवी के चेहरे पर ठहर गई। बल्ब की डिम लाइट में मानवी का गोरा रंग उस मैरून साड़ी में दूध सा चमक रहा था। उसके लंबे बालों की कुछ लटें उसके गालों को चूम रही थी। उसका बेपरवाही से सोना ऋषभ के दिल को धड़का रहा था। बेख्याली में ही ऋषभ के हाथ मानवी के चेहरे की ओर बढ़ गए। उसने आहिस्ते से उसके गालों पर से उन बालों को पीछे किया। तभी अपने गालों पर किसी की छुअन महसूस होते ही मानवी की आंखें खुल गई और ऋषभ को अपने इतने करीब देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एक झटके से ऋषभ को धक्का देकर अपने ऊपर से हटा दिया। उसकी इस हरकत से ऋषभ को बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और मानवी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, ओहो बीवी, देखो कितनी कोशिश की तुमने मुझसे जीतने की, लेकिन देखो ना क्या हुआ। आखिर तुम्हें मुझसे हारना ही पड़ा है ना। इसीलिए अब से जब तक मेरे साथ हो, चुपचाप एक अच्छी बीवी की तरह अपने सारे फर्ज निभाना, चाहे वो ऑफिस हो या घर। और ये क्या, तुम बात बात पर मुझे धक्का मारती रहती हो। अरे पति हूं मैं तुम्हारा, मेरा हक है तुम पर। 2 बार शादी के बंधन में बंध चुके हैं हम, तो आज के बाद ऐसी हरकत दोबारा मत करना बीवी, वरना मेरा गुस्सा बहुत खराब है, तुम झेल नहीं पाओगी। मानवी ऋषभ को गुस्से में उंगली दिखाते हुए बोली, सही कहा, आपसे हारी हूं क्योंकि मैं आपके जितना गिर नहीं सकती। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं इस शादी को बिल्कुल भी नहीं मानती। मैं दुनिया के सामने आपकी बीवी जरूर बनूंगी, लेकिन आपकी पत्नी नहीं। आपने मुझे इतना मजबूर कर दिया है कि नफरत होने लगी है मुझे आपसे। रही आपके गुस्से की बात, तो मैं डरती नहीं हूं आपसे। मुझे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना बहुत अच्छे से आता है। तभी ऋषभ उसकी कमर में हाथ डाल उसे अपने करीब खींच लिया और उसके हाथ को पकड़कर उसकी उंगली, जिसे मानवी ऋषभ को दिखा रही थी, उसमें काट लिया, जिससे मानवी की आ निकल गई। ऋषभ ने मानवी को डेविल स्माइल के साथ देखते हुए कहा, आज के बाद ऐसी गलती मत करना मिसेस सहगल। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई मुझे उंगली दिखाए।
रही बात तुम्हारी मोहब्बत की, तो उसकी चाहत मुझे है भी नहीं, लेकिन मुझसे नफरत भी सोच समझकर करना, क्योंकि मोहब्बत और नफरत में बहुत कम फासला होता है। तो कहीं ऐसा ना हो नफरत का राग गाते गाते तुम्हें मुझसे मोहब्बत हो जाए। तभी मानवी ने गुस्से में अपने पैर को उसके पैर पर दे मारा, जिससे ऋषभ की पकड़ मानवी की कमर पर ढीली हो गई। इसी बात का फायदा उठाकर मानवी ने उसे धक्का दे दिया, जिससे ऋषभ उससे दूर हो गया। मानवी गुस्से में ऋषभ से बोली, आज तो मेरे इतने करीब आ गए आप, आगे से मत आइएगा, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहिएगा। दुनिया के सामने आपकी बीवी हूँ, लेकिन अकेले में हम दोनों अजनबियों की तरह रहेंगे। आपको मेरी नफरत तो मिलेगी, लेकिन मेरी मोहब्बत नहीं। और रही बात आपसे मोहब्बत करने की, तो जनाब मानवी बजाज का ईमान इतना भी गया गुजरा नहीं है कि जिस रिश्ते का कोई वजूद ना हो उसमें मोहब्बत को तलाशे। आपसे मोहब्बत करने की गुस्ताखी हम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि आप पहले से ही किसी और की मोहब्बत हैं। और रही नफरत करने की बात, तो उसकी वजह आपने खुद हमें दे दी है। इतना कहकर वो अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। वही ऋषभ मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसने अपने आप से कहा, तो ऋषभ सहगल, बीवी तो तुम्हें तुम्हारे टक्कर की ही मिली है। मजा आएगा इसके साथ खेलने में। थोड़ी देर में जैसे ही मानवी चेंज करके आई, तो ऋषभ उसे देखता ही रह गया। इस वक्त मानवी ने ऑफ स्लीव्स येलो शॉर्ट कुर्ती और व्हाइट प्लाजो पहनी हुई थी। उसकी कुर्ती का गला थोड़ा बड़ा था, जिससे उसके हल्के हल्के क्लीवेज दिख रहे थे। ऋषभ बहुत इंटेंस नजरों से उसे देख रहा था। ये लड़की हर बार उसे अपने आप को देखने पर मजबूर कर देती थी। खैर, ऋषभ ने अपने ख्यालों को दिमाग से झटक दिया और अपने कपड़े लेकर वो भी चेंज करने चला गया। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि मानवी वापस से सोफे पर सो रही थी। उसने मानवी से कहा, एक मिनट, तुम यहाँ पर सो रही थी तो क्या तुम यहाँ बैठकर मेरा इंतजार नहीं कर रही थी? मानवी चिढ़ते हुए बोली, मैं क्यों आपका इंतजार करने लगी भला? अरे मुझे क्या करना, आप मर्जी आओ जाओ, मैं तो यहाँ पर सो रही थी और अभी भी वही कर रही हूँ। उसका बोलने का लहजा और जवाब सुनकर ऋषभ को बहुत बुरा लगा। इसीलिए ऋषभ जानबूझकर सोफे पर जाकर उसके बगल में बैठ गया। वहीं मानवी, जो पैर फैलाकर सोने वाली थी, ऋषभ को अपने पास बैठा देख उसे हैरानी से देखने लगी। उसे ऐसे देख ऋषभ ने कहा, ऐसे क्या देख रही हो? हाँ, उठकर बैठो और खाना खाओ, बाद में सो जाना। इस तरह खाली पेट सोना अच्छी बात नहीं है। मानवी उस पर तंज कसते हुए बोली, आपको कब से मेरे लिए अच्छे बुरे की फिक्र होने लगी भला? अगर आपको मेरी इतनी चिंता होती ना, तो मुझे इस तरह ब्लैकमेल करके अपने साथ नहीं रखते। अभी मानवी की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी ऋषभ ने कुछ ऐसा किया कि मानवी के मुंह से चीख निकल गई।